हमारे मन में मातृत्व का जागरण हो, यही इस संगोष्ठी का मैं समझती हूँ लक्ष्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य में मैं सुबह के शब्द से ही हम लोग शिष्यानंद जी के द्वारा दिए गए योगदानों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा विषय है कि यदि उनकी भाषा के संबंधी उनकी परिकल्पना है, उनकी जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, उस पर प्रकाश डाला। मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके अलग अलग पुस्तकों के अलग अलग अध्याय पर या विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि प्रभात रंजन सरकार आखिर भाषा शास्त्र को, भाषा साहित्य को इतना महत्व क्यों देते हैं और इस संबंध में महत्व देने के पीछे उनकी मंशा क्या है, इच्छा क्या है और उनका दृष्टिकोण क्या है। इस विषय में भी विस्तार और गहराई दोनों की संभावना है। शिपयार्ड सरकार के सपनों की एक झलक हम आपको दिखा सकें। इसके पूर्व मैं आप लोगों से एक तादाद में स्थापित करने के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बांटना है। भाषा वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अभिव्यक्ति की आवश्यकता हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए है। उन्होंने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा, कैसे भाषा के माध्यम से जोड़ा, मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम प्रभा है और मैं श्री प्रभात रंजन सरकार की एक साधारण सी शिष्या हूँ। इस संगोष्ठी के निमंत्रण पत्र में आपने देखा होगा कि मुझे हिंदी भारती की ओर से आया हुआ बताया गया है। यह हिंदी भारती क्या है, इस हिंदी भारती के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डालना मेरा उद्देश्य। लेकिन इस हिंदी भारती से जुड़ने की मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन श्री प्रभात रंजन सरकार मुझे इससे जोड़े नहीं। बात 1967 की है। उस समय से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की थी और मेरी आगे कौन से विषय का चुनाव करूं ये मेरे लिए समस्या बनी हुई थी। और सौभाग्य से उन दिनों श्री प्रभात रंजन सरकार के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने का निर्देश प्राप्त करने की सुविधा थी। वे जमालपुर में रहा करते थे और अपने संशय को, अपने द्वंद्व को हल्का करने के लिए मैंने एक संदेश उन्हें भिजवा दिया कि आप मुझे बताइए कि मैं किस विषय में आगे का अध्ययन करूँ। पूछने को तो मैंने उनसे पूछ लिया था, लेकिन मन ही मन में सोचती थी कि मैं इकोनॉमिक्स और या MA में पढ़ाई करें, अंग्रेजी में पढ़ाई करूँ। लेकिन मन में पूरा ये विश्वास था कि जिस भाषा में, जिस विषय में भी वो कहेंगे मैं उसी में अपनी आगे पढ़ाई जारी करूँगी। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने उत्तर दिया था, जिस विषय में भी उसके सबसे अधिक अंक आए वो उसी में आगे पढ़ाई कर लेगी। तब तो भी परीक्षा फल की प्रतीक्षा शुरू हो गई और जब परीक्षा फल आया जो मेरी आशाओं के विपरीत हिंदी में मेरे सबसे अधिक नंबर आए। उन दिनों आप जानते हैं और आज भी शायद हिंदी विभाग में उन लोगों को प्रवेश नहीं जाया करता है था और है भी जिन्हें कम अंक प्राप्त होते थे। और तब मैंने हिंदी को अपना लिया, हिंदी भाषा का अध्ययन करने लगी। ये बात 1967 से लेकर 69 तक की है। और तब भी मैं हमेशा इस बात से आश्चर्यचकित होती रही कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों चुना, हिंदी मुझे क्यों पढ़ने के लिए। 5 अक्टूबर 1990 के दिन उन्होंने हिंदी भारती, संस्कृत विद्यापीठ और बांग्ला विद्यापीठ के हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि 83 से ही उन्होंने वर्ण विज्ञान, वर्ण चित्रा पर भाषण प्रवचन देना आरम्भ कर दिया था। लेकिन विशेष रूप से संस्कृत विद्यापीठ, हिंदी भारती और बांग्ला विद्यापीठ की स्थापना की 5 अक्टूबर 1990। और आप लोग शायद नहीं जानते कि 30 अक्टूबर को उन्होंने अपना शरीर, ये 5 अक्टूबर से लेकर 15 दिन का वो समय मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब उन्होंने स्वयं मुझे हिंदी भारती के सदस्य के रूप में, विद्या विवेक के रूप में उन्होंने मुझे चुना और मुझे बुलावा भी दिया कि तुम आओ और मैं कुछ हिंदी के विषय में करना चाहती हूँ, उसको ग्रहण करो और इसका प्रचार प्रसार। भाषा के संबंध में 67 से ही नहीं बल्कि 1962 में जब मैं केवल 12 वर्ष की बालिका थी, तब जब उनसे मेरी पहली भेंट हुई थी, तब भी उन्होंने भाषा से ही मोहित किया था। मुझे याद है जब उनका प्रवचन मैं सुनने के लिए बैठी तो हम लोग तो गए थे धर्म गुरु के पास,
आध्यात्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, कोई धर्मोपदेश देंगे, इसी आशा में सब लोग बैठे रहते हैं, साधारण है। लेकिन जब उस दिन मैं गई, उसी मैंने देखा कि वो चर्चा करते करते बता रहे हैं कैसे शब्द अपना स्वरूप बदलते हैं। गेहूं शब्द कहाँ से आया? उन्होंने गेहूं शब्द की व्याख्या करते हुए बताया यह शब्द संस्कृत के गोधूम से आया। गोधूम समझ में नहीं आया, और तभी उन्होंने कहा कि देखो वो अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ होता है इंद्रिय। जैसे हम लोग कहते हैं गोचर, जब गोचर कहते हैं तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य। तो जब आपको पता है कि जब प्राचीन सभ्यता के आरंभ में अनाज तो बहुत देर से उपजा, पहले तो लोग मांस खाते थे, फल फूल खाया करते थे। जब अनाज जाने लगे लोग, कृषि युग आया, एग्रीकल्चर स्टेज आया मानव सभ्यता के विकास का, और जब गेहूं की उपज हुई तो क्या हुआ? जब उन्होंने गेहूं खाया, उनकी जो इंद्रियां थी, जो भोजन की इंद्रियां थी, उनके जीवा या स्वाद की इंद्रियां जो थी, वो धूमधाम करने लगी, आनंद से नाचने लगी। तो जब इंद्रियों को, जिसके खाने से इंद्रियां आनंद में चली गई, वो उसका नाम दिया गया गोधूम। वही गोधूम बाद में गेहूं और गोहूं और अंत में हिंदी में गेहूं के रूप में प्रचलित है। इसी तरह से 2-3 शब्दों की व्याख्या उन्होंने तब भी की थी। इस प्रकार चावल को तंडुल कहा जाता है, क्योंकि जब ओखली में धान को कूटते हैं तो धान उछल उछल कर बाहर देता है। तो तंडुल शब्द तांडव से आया, तंडु धातु से आया। तंडु मतलब उछलना। भगवान शिव का जो तांडव नृत्य था वो क्या था? उसमें उछलना था। तो जब धान उछल के चावल बनता है, इसीलिए चावल का एक नाम संस्कृत में कहा गया तंडु। और तब मुझे लगा था, उस समय ही लगा था कि वाह क्या बात है, क्योंकि भाषा हमारे अज्ञान के अंधकार को खोल देती। क्यों? कि भाषा का संबंध हमारे प्राण धर्म से होता है। हम अपनी भाषा को बहुत अधिक प्यार करते हैं, विशेष रूप से अपनी मातृभाषा को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए शायद मैं समझती हूँ कि श्री श्यानंद मूर्ति जी ने भाषा को इतना अधिक स्थान अपने साहित्य में, एक आध्यात्मिक गुरु की मुख्य भूमिका निभाते हुए भी, एक समाजशास्त्री के रूप में भी आते हुए भी, जब वो भाषा पर बात करते हैं तो यह उनके व्यक्तित्व को एक दुर्लभ मौलिकता प्रदान करती है। यह अत्यंत दुर्लभ है कोई आध्यात्मिक गुरु भाषा को इतना अधिक महत्व दे, इतनी गहराई पर विचार करे। और यह दुर्लभ मौलिकता केवल भाषा के कारण ही नहीं है, दूसरे कारणों से भी है। कोई भी मनुष्य जब कुछ जानता है, कुछ सीखता है, कुछ सीखता कम है और बोलता जाता है। हम लोगों ने अपने अनुभव से जाना है, विद्वत्गण अध्ययन करके ये जान रहे हैं कि प्रभात रंजन सरकार का ज्ञान अखंड था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। हर विषय को वो जानते थे, आत्मज्ञान से उनका ज्ञान था। तथापि उन्होंने इतना अधिक नहीं कहा जितना कहा जाना चाहिए था, कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि महाभारत के बारे में, गीता के बारे में न जाने कितने पृष्ठों का कितना साहित्य, कितना शोध लोगों ने लिखा है। लेकिन जब आनंद मूर्ति जी को बोलने का समय आता है तो वे बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ी बातें बताते हैं। तो भाषा के संबंध में भी वो सब कुछ जानते थे, सभी भाषाओं के आदि से लेके उसके 1000 साल के आगे होने वाले भविष्य के स्वरूप को भी जानते। तथापि उन्होंने हमें वही कुछ दिया जितना वो जरूरी समझते थे। और ज्ञान बांटने के समय, बताने के समय वे अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमेशा लोक हित का ध्यान रखते थे। लोगों का लाभ अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर ध्यान रखते थे। किसी को ऊंचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, ऊंचा चढ़ाने के लिए नहीं बोलते। जो तथ्य जैसा है, जो सही है, सटीक है, जो न्यायोचित है, जो यथोचित है, उसी पर वो बल देते थे। इस संबंध में उनका दृष्टिकोण नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण था।
एक ऐसा चश्मा है जिसको पहन कर दुनिया देखने से सब कुछ मधुमय हो जाता है, हाथ है। क्योंकि दृष्टिकोण के अभाव में यद्यपि सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है, तथापि दृष्टिकोण सुनिश्चित दिशा की ओर नहीं बढ़ रही है, लोग विपर्ययग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास एक सुदृढ़ तरीका हो, एक चश्मा हो, जिससे हम हर चीज को देख सकें, सही तरीके से देख सकें। संक्षेप में मैं बताऊंगी कि उनकी जो भाषा से संबंधित रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। पहला है वर्ण विज्ञान, साइंस ऑफ लेटर्स, एक भाग। वर्ण विचित्रा, वैरायटी ऑफ लेटर्स, 8 भाग। हमारे पूर्व वक्ताओं ने 1 या 2 भाग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के उन्होंने कुछ चर्चाएं की है। बड़ा बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही प्रेरणादायक चर्चाएं रही, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह वर्ण विचित्रा 8 भागों में उपलब्ध है। व्याकरण विज्ञान 3 भाग में उपलब्ध है और शब्द चयन का 26 भाग में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त प्रयोजनीय परिभाषा, लघु निरुक्त और नूतन वर्ण परिचय जैसे विषय पर भी उन्होंने बताया है। आप जानते हो वर्ण परिचय, अ से लेकर अक्षमाला, कितनी साधारण चीज है। उनके लिए क्या आवश्यक था अक्षमाला के बारे में चर्चा करने की अथवा एक पुस्तक लिखने की। वर्ण परिचय जो पीजी और नर्सरी के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, इस विषय को उन्होंने पुस्तक लिखी। यहाँ आता है उनका दृष्टिकोण, क्यों ये हम समझें। थोड़ा सा सैद्धांतिक होगा, मैं पढ़ लेती हूँ। वर्ण विज्ञान नामक पुस्तक उन्होंने स्वरों और व्यंजनों की विज्ञान सम्मत व्यवस्था, विभिन्न वर्णों के मेल से शब्द निर्माण करने के नियम तथा भाषा और बोली की विशद मीमांसा की। वर्ण विचित्रा के अंतर्गत अक्षमाला अ से लेकर अक्षर तक की 50 वर्णों की आकृति, बनावट, उत्स और उसके बीज मंत्र की व्याख्या की और अंत में संस्कृत से लेकर अन्य भारतीय भाषाओं में उनके उपयोग पर प्रकाश डाले। श्री प्रभात रंजन सरकार का व्याकरण विज्ञान बांग्ला भाषा को आधार बनाकर संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरण के 8 विभाग का विशद विश्लेषण किया गया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दों की व्युत्पत्ति, उच्चारण और विवर्तन, नत्व विधान, पंचमाक्षरों का प्रयोग, संयुक्ताक्षर आदि वर्णों की शब्द गठन की क्षमता का वर्णन करने के उपरांत उन वर्णों से निर्मित शब्दों की तालिका भी दी है। इससे उनके असाधारण मेधा को पता चलता है। उदाहरण के लिए एक च अक्षर के उन्होंने शिव, चांद, चोर, बंदर, गोरू का अक्षर, कुकुर, चामचिका पक्षी आदि इतने अर्थ बताए। एक अक्षर के उन्होंने इतने अर्थ बताए और उनका प्रयोग भी बताया है, कहाँ उनका कैसे प्रयोग किया गया है अथवा किया जा सकता है। उच्चारण भी, हाँ, इसके बाद इतना ही नहीं, शुद्ध और अशुद्ध शब्दावली, व और ब का उच्चारण के, अर्थबोध के अभाव में त्रुटिपूर्ण नामकरण, द्वित्व दोष, बंदी के क्षेत्र में विकृति आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उपसंहार में एक अति मूल्यवान अध्याय के रूप में किसी भी शब्द को समझने के लिए उसकी धातु को पकड़ी कि किससे उसका उत्पन्न, कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि हम शब्द का मूल अर्थ को नहीं पकड़ने की कोशिश करते। श्री प्रभात रंजन सरकार की एक विशाल कृति है शब्द चयनिका। यह एक अनोखा इंसाइक्लोपीडिया, अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के उन्होंने 2 तरह के अर्थ बताए। एक है भाव रूढ़ार्थ और योग रूढ़ार्थ। भाव के स्तर पर उस शब्द का क्या अर्थ होगा, वास्तविक क्या अर्थ होगा, और योग कर करके उसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उनके अर्थों में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है। और इस आधार पर शब्द चयनिका में उन्होंने अ से लेकर ग भी अधूरा और पूरे ग तक उन्होंने 26 भाग की पुस्तक लिखी। आप सोच सकते हैं एक एक अक्षरों के प्रति उन्हें कितना अधिक समय दिया है, विचार किया। और शब्द चयनिका एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें न केवल भाषा बल्कि अन्य विषयों का भी संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा। और जब वो बोलते थे, सभी वक्ताओं ने कहा कि वो बोलते थे, लिखते थे, और जब वो बोलते थे तो इतने आनंद से और इतनी सहजता से बोलते थे कि हम अवाक होकर के बस सुना ही करते थे, आनंद से। कभी भाषा विज्ञान जैसा विषय बोरिंग नहीं हुआ, हमेशा रुचिकर लगा और हम खुशी प्रसन्न ही होते रहे। तो आनंद देना ही उनका मुख्य धर्म था और वही वो देते रहे, चाहे किसी भी विषय की चर्चा वो क्यों न करते हो। सिर्फ 2 अक्षर से निर्मित शब्दों के मीमांसा के लिए, व्याख्या के लिए अलग इतनी मोटी पुस्तक छपी है जिसका नाम है गंध परिक्रमा। गंध से ही निर्मित शब्दों के बारे में एक पुस्तक उन्होंने निकाली
और उन्होंने बाद में कहा पुस्तक का वहीं अंत हो जाता है, शब्द चयन का वहीं समाप्त होती है, क्योंकि समय उनके पास नहीं था। मैंने बताया 21 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जाने से पहले तक वो कार्य करते रहे, लेकिन वो कह गए हम लोगों को मैंने पद्धति दी, मैंने तरीका बता दिया है, अब तुम लोगों का कर्तव्य है कि ग से घ के बाद के बाकी अक्षर तक के शब्दों का रिसर्च हम लोग करें। हम लोग तो उसके योग्य नहीं है। हमारा टाइम तो हमारा रोज जानते हैं कैसा है। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं अमावट सुखाती थी या बड़ियां बनाती थी, आज भी बनाती हैं। तो क्या करती हैं, एक अनपढ़ छोटे से बच्चे के हाथ में छोटा सा डंडा पकड़ा कर बिठा देती हैं, भाई हमने ये बड़ी बनाई है, ये अमावट सूख रहा है, इसकी सुरक्षा करना, कीड़े मकोड़ों से, कौवों से इसको बचाना। तो हम तो अपने को ऐसा ही समझते हैं। नारायण मूर्ति जी के द्वारा दिए गए धरोहर को, ज्ञान के सागर को हम सिर्फ अपने पास बचा कर रखें और संसार के जितने भी विद्वान हैं, विश्व के जितने भी विद्वद्जन हैं, उन लोगों से हमारा आग्रह है कि उनके ज्ञान की मीमांसा करें, विवेचना करें। कहीं कहीं किसी विद्वान ने कुछ दोष अथवा कहीं किसी कंफ्यूजन की चर्चा की है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह कंफ्यूजन जो है वो इसलिए है कि वो छोटे से पोर्शन का अध्ययन किया गया है। तथापि अगर कंफ्यूजन भी है, कोई प्रश्न भी है, तो उसको लेके चर्चा की जाए, चर्चा हो और बात निकले और उनकी काम को आगे बढ़ाया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं कि जो संस्कृत विद्यापीठ में रहने वाले विद्वान लोग हैं, पढ़ने वाले विद्वान लोग हैं, विद्वज्जन हैं, वे इसे देखें और समझें। और मुझे बहुत दूर नहीं होगा कि शब्द चयनता को आगे बढ़ा करके हमारे विद्यार्थी पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त करेंगे और विश्व में उनके ज्ञान का घंटा पीटेगा। हमारी वीसी महोदया ने बड़ा सुंदर कहा कि ज्ञान का साधारणीकरण किया उन्होंने। वाह, क्या बात कही, बहुत अच्छा लगा। साधारणीकरण किया, सामान्य जनता को समझने के योग्य बनाया। और उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए और इसमें शोध होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी, हम बहुत प्रेरित। एक और पुस्तक है उनकी प्रयोजनीय परिभाषा। इसमें उन्होंने विदेशी हिंदी में आए हुए या तो अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्दों के संस्कृत आधारित पर्याय सुझाए हैं। क्या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं? इसके लिए वो तो उनके लिए सभी भाषाएं प्रिय हैं, सभी शब्द प्रिय हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर आप किसी एक भाषा को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो उस भाषा का एक मानक स्वरूप तैयार होना चाहिए, एक अनुशासन उसमें आना चाहिए। इसीलिए हम जहां तक हो सके संस्कृत से निकली हुई भाषाओं को संस्कृत से आधारित शब्दों का ही शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए। यदि हम नॉर्मली क्या होता है कि हम सुविधा के लिए, प्रयत्न लाघव के लिए, सर ने कहा था सुखमुख के लिए जैसा तैसा स्वीकार कर लेते, जो सुविधा है चले चलो आगे बढ़ते चलो। नहीं, थोड़ा रुकें, हम अपने शब्द बनाएं, अपने शब्द भंडार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि किसी भाषा की शक्ति उसके शब्द भंडार पर निर्भर करती है। जितना अधिक बड़ा शब्द भंडार होगा, भाषा उतनी ही समृद्ध, उच्च पर प्रयासीन होगी। इसलिए संस्कृत विश्व की सबसे श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि शब्द भंडार के जिस सर्वाधिक शब्द है उनमें। और व्याकरण के अनुशासन को भी हम लोग मानते चलते रहे हैं। संस्कृत जैसे एक सर बता रहे थे कि क्यों पाणिनि आर्य ग्राह्य है, क्योंकि उन्होंने अनुशासन का प्रतिनिधित्व किया, व्याकरण बनाया। तो हर भाषा को अपने एक अनुशासन में रहना चाहिए, अपने एक मानक भाषा बनानी चाहिए ताकि उसका विकास हो। वो कहते हैं कि किसी भी भाषा को, यूं तो भाषा बहता पानी है। एक सर ने कहा कि भाषा नीचे की ओर बहती है, ऐसा नहीं, नीचे क्यों नहीं बहती, सब जगह बह सकती है। नदी बहती है, नदी के प्रवाह की तरह है, अपने किनारों से सिंचित होगी, किनारों को सींचेगी, सबका प्रभाव स्वीकार करेगी। फिर भी अपने अस्मिता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि जिसका जो निर्धारित समय है, जीवन है, अपना पूरा विकसित रूप से जी सके। आखिर भाषाओं का अंत होता है, ये उद्भव होता है, अंत होता है। तो एवरेज रूप से, सामान्य रूप से कोई भी भाषा 1000 वर्षों तक तो जीना ही चाहिए।
1000 से ऊपर जिए तो और भी अच्छा। तो दीर्घायु होने के लिए भाषा को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके व्याकरण के नियमावली को संशोधित करें, सही करें, अधिक उदार बनाएं और शब्द भंडार को बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने प्रयोजनीय परिभाषा नामक पुस्तक भी लिखी। जो कुछ उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने कुछ करके दिया कि लो हमने इतना किया, आगे तुम लोग करो। और नूतन वर्ण परिचय, देखिए नूतन वर्ण परिचय में क्या है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और जो कुछ वर्ण लुप्त हो गए हैं, जिनका प्रयोग बंद कर दिया गया है, उसका उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है, फिर से उसको प्रस्तुत किया है। कहा है कि जब हम किसी शब्द को लेते हैं, एक तो जो हमारी अक्षमाला है, 50 वर्णों वाली जो अक्षमाला है, उसको हमें ज्यों को त्यों बहुत सुरक्षित रखना है। क्योंकि कभी किसी ने कहा ना, आपने कहा कि प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जो 50 अक्षर हैं वे हमारे 50 वृत्तियों के बीज मंत्र हैं। 50 वृत्तियों के बीज मंत्र हैं, तो उनको उसी क्रम में उसी तरह से सजा कर रखना होगा। मंत्र के सही क्रम के अभाव में एक मंत्र के शब्द के लोप होने से, अक्षर के लोप होने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं, संस्कृत विद्वान यहाँ बैठे हैं। इसीलिए 50 वर्णों की सुरक्षा हमें करनी होगी और उनका उपयोग है, लोग सुविधा के लिए समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम लोग अपने बचपन में लड़ी पढ़ा करते थे, लेकिन आज हिंदी की पुस्तकों को देखिए, उसमें से ये सब गायब है। अ आ ई ए आई ओ औ अंगा। फिर हम लोग याद है कि बचपन में हम लोग क ख पढ़ते थे, नोक्ता वाले शब्द पढ़ते थे, ताकि हम शब्दों का सही उच्चारण करें। जब हम कागज बोलेंगे, कागज बोलेंगे तो सही बोलेंगे, ज क्यों बोलेंगे उसको, तो सही उच्चारण होना चाहिए। इसलिए इस तरह के वर्णों का उन्होंने कहा कि इसको शामिल करना, वर्ण परिचय लिखा है। ये इतने वर्ण हमें सबको हर भाषा में शामिल करने चाहिए, ताकि वो संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का सही उच्चारण कर सके। वो बोल रहे थे ना कि तो उन्होंने लिखा है कि इसको ऐसे ही बोलना होगा, तो वो कह रहे थे कि हमारे शब्द हमको सिखाया ही नहीं गया तालबे शब्द बोलना, तो हम कैसे बोलेंगे। तो इसीलिए आवश्यक हम तीनों शब्द को बचपन से ही सीखें। तो नर्सरी क्लास से, प्राइमरी क्लास से हमें फिर से वर्ण परिचय के द्वारा बच्चों को सिखाना होगा, प्रयत्न करना होगा। भाषा को इतना महत्व देने का उनका एक दूसरा कारण ये भी है कि भाषा का संबंध वे मनुष्यों के प्राण धर्म से मानते हैं। विचारों के स्तर पर हमारे आचार्य जी ने बताया कि मूलाधार चक्र में आइडिया जो है भाव के रूप में सभी भाषाएं रहती हैं, भाव रहता है। वही भाव आंतरिक ऊर्जा से संपृक्त होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और यहाँ विशुद्ध चक्र में आकर, वोकल कॉर्ड में आकर के ध्वनात्मक भाषा का स्वरूप ग्रहण करता है। तो वे जो अलग अलग चक्रों पे भाषा का आरोहण होता है, भावों का आरोहण होता है और अंत में वो उच्चारित होता है ध्वन्यात्मक स्वरूप में। तो आरोहण के स्वरूप से हमारे उसमें प्राणों का संयोग होता है, हमारी भावनाओं का संयोग होता है। इसलिए भाषा का इतना अधिक महत्व है। उन्होंने बताया कि मूलाधार चक्र में परा शक्ति का प्रयोग होता है, आगे स्वाधिष्ठान में पश्यन्ति, फिर मध्यमा, फिर द्योतमाना, फिर बैखरी और श्रुति गोचर। वो कहते हैं जब श्रुति गोचर होती है भाषा, तभी उसमें वैविध्य आता है, थोड़ा थोड़ा वैविध्य बैखरी में आने लगता है, कंठ में आते, लेकिन हृदय तक, अनाहत चक्र तक यह जो भाषा है, विश्व के सभी मनुष्यों की भाषा एक है। विश्व की सभी भाषाएं एक हैं। अंतर है तो केवल वोकल कॉर्ड से ऊपर, वो बहुत ही सुपरफिशियल अंतर है। अगर हम भाव को ध्यान देंगे तो भाषा का के कारण जो एक प्रकार का अनेकता दिखाई पड़ती है वो समाप्त हो जाएगी। एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी भाषा के मर्म को समझना